उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आधारिक संरचना की अवधारणा और उसकी अलग-अलग श्रेणियों को समझने में, ये जानने में कि आधारिक संरचना किसी देश के आर्थिक विकास के साथ किस प्रकार आनुपातिक है। ऊर्जा के दो मुख्य स्रोतों और देश भर में इसकी खपत को समझने में, गैर परंपरागत ऊर्जा और इसकी उपयोगिता की संभावनाओं के विषय में जानने में, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के खपत पैटर्न और इसकी समाप्त होने वाली प्रकृति के विषय में जानने में, बिजली के विभिन्न स्रोतों की अवधारणा और इसकी बढ़ती मांग दर को समझने में, देश के बिजली क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों और इस पहलू में समाधान की कार्यप्रणालियों के विषय में जानने में, देश में बिजली क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की दर के विषय में जानने में, देश में स्वास्थ्य आधारिक संरचना की अवधारणा और इसकी वर्तमान स्थिति को समझने में। आधारिक संरचना की परिभाषा। आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना किसी व्यापार या राष्ट्र की बुनियादी भौतिक प्रणालियों के लिए शब्द है। परिवहन, संचार, मल जल, सीवेज, जल और विद्युत प्रणालियां सभी आधारिक संरचना के उदाहरण हैं। मुख्य रूप से 1987 में यूएस नेशनल रिसर्च काउंसिल के एक पैनल ने राजमार्ग, हवाई अड्डे, जल आपूर्ति और संसाधनों, दूरसंचार, साथ ही साथ इन तत्वों का समावेश करने वाली संयुक्त प्रणालियों की कार्यात्मक विधाओं के लिए सार्वजनिक कार्य आधारिक संरचना, पब्लिक वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द को अपनाया। बड़े और छोटे पैमाने पर संगठनात्मक ढांचों के लिए लागू आधारिक संरचना में कई भौतिक घटकों की आवश्यकता होने तक विभिन्न प्रणालियों और संरचनाओं को शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक शहर, राज्य या देश में विद्युत ग्रिड शामिल उपकरणों पर आधारित आधारभूत संरचना है और ये उन क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है जो इसका समर्थन करते हैं। आधारिक संरचना की श्रेणियां। आधारिक संरचना इस तरह से संरचित की जाती हैं कि अधिकतम उत्पादन के लिए आत्यंतिक दक्षता प्राप्त की जा सके और उच्चतम संभावित उत्पादकता स्तर प्राप्त किया जा सके। संक्षेप में इसे दो मुख्य प्रकार के आधारिक संरचना के रूप में आर्थिक और सामाजिक आधारभूत संरचना में वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्थिक आधारभूत संरचना भौतिक नेटवर्क को संदर्भित करती है जो एक औद्योगिकृत देश को परिवहन, ऊर्जा, संचार, जल प्रबंधन, माप नेटवर्क, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के माध्यम से सुचारू रूप से कार्यात्मक रखती है। सामाजिक आधारभूत संरचना में स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासन और अन्य शामिल हैं। आधारिक संरचना और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के साथ आधारिक संरचना का हमेशा दो तरफा संबंध होता है। एक, आधारभूत संरचना आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और दूसरा, भारत में आधारिक संरचना का विकास। भारत में आधारिक संरचना में सरकारी व्यय। भारत सरकार आधारिक संरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव पहल कर रही है। हाल के दिनों में उठाए गए कुछ कदमों पर यहां आगे चर्चा की जा रही है। केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषणाएं निम्नानुसार हैं। इस क्षेत्र के लिए
5.97 लाख करोड़ रुपए, 92.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करके आधारभूत संरचना क्षेत्र पर भारी जोर दिया गया। रेलवे को 168 ट्रिलियन रुपए, 22.86 अरब अमेरिकी डॉलर का सबसे ज्यादा बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ। सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए, 2.47 अरब अमेरिकी डॉलर। इस योजना का उद्देश्य देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करना है। अन्य पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना की क्षमता बढ़ाने के लिए 4,200 करोड़, 648.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूरसंचार आधारित संरचना को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए, 1.55 अरब अमेरिकी डॉलर का आवंटन। ग्रामीण भारत में आधारिक संरचना विकास। भारतीय गांवों में लोग अभी भी अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए फसल अवशेष, गोबर और ईंधन की लकड़ी जैसे जैव ईंधन का उपयोग करते हैं। ईंधन, पानी और अन्य बुनियादी जरूरतों को लाने के लिए अभी भी लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता होती है। 2001 की जनगणना से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों के पास बिजली कनेक्शन है और 43% अभी भी केरोसिन का उपयोग करते हैं। लगभग 90% ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करते हैं। केवल 24% नल के पानी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लगभग 76% आबादी खुले स्रोतों जैसे पानी, कुएं, तालाब। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा राष्ट्रों के विकास में आवश्यक घटक है। कृषि, उद्योग, परिवहन, घरेलू उपयोग और अन्य आवश्यकताओं में इसका उपयोग किया जाता है। हम ऊर्जा के स्रोत को 2 प्रमुख प्रकारों, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक स्रोतों में विभाजित कर सकते हैं। वाणिज्यिक स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम और बिजली शामिल हैं, जिन्हें खरीदने की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ गैर वाणिज्यिक स्रोतों में प्रकृति में पाए जाने वाले कृषि अपशिष्ट, गाय गोबर शामिल हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन आमतौर पर समाप्त होने वाले होते हैं और इस प्रकार इन्हें भविष्य के उपयोगों के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक संसाधन भारत में खपत किए जाने वाले सभी ऊर्जा संसाधनों के 50% के लिए जिम्मेदार हैं। गांवों में 60% से अधिक परिवार जलाऊ लकड़ी और कोयले जैसे ऊर्जा के पारंपरिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। यदि हम पूरे उपभोग परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, तो हम भारत में उपभोग की गई कुल ऊर्जा का 65% वाणिज्यिक साधनों से प्राप्त होता देख सकते हैं। उनमें से 55% कोयले से, 31% पेट्रोलियम तेल से, 11% प्राकृतिक गैस से और नवीकरणीय जल ऊर्जा से केवल 3%। इस पहलू में जलाऊ लकड़ी पूरी खपत का 30% है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, वायु, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और अपशिष्ट सामग्री से प्राप्त ऊर्जा भी महत्व प्राप्त कर रहे हैं। ये ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मौजूद, नवीकरणीय, प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल है। इस प्रकार
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA की स्थापना 1987 में हुई थी। 2003-2004 के दौरान देश की पूरी बिजली उत्पादन क्षमता में जल विद्युत, पवन और परमाणु संसाधनों का योगदान क्रमशः 28%। भारत में विद्युत क्षेत्र में चुनौतियां, स्थापित क्षमता बनाम बढ़ती मांग और अन्य समस्याएं। विद्युत अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना और सभी के लिए ऊर्जा प्रदान करना था। वर्ष 2017-2018 के लिए पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादन का लक्ष्य 1229.400 बिलियन यूनिट तय किया गया था, यानी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5.97% की समृद्धि। 2000 से 2012 के बीच भारत को अपनी बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए 1 लाख मेगावाट क्षमता की आवश्यकता थी, लेकिन ये एक वर्ष में 20,000 मेगावाट की वृद्धि जोड़ने में सक्षम हुआ था। इसके अतिरिक्त अलग अलग SEB में मूल्यह्रास हानि, गलत मूल्य निर्धारण और अन्य अक्षमता के कारण 500 अरब करोड़ रुपए की हानि हुई। बिजली चोरी और असमान वितरण के कई मामले कई क्षेत्रों में लोगों के बीच अशांति बढ़ाते हैं। ताप विद्युत उत्पादन में कोयले की आपूर्ति की कमी की बढ़ती दर भी एक बड़ा कारण बन रही है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की खोज। ठाणे नगर निगम के विद्युत विभाग ने नगर निगम सेवाओं में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में विभिन्न पहलें की हैं। 2003 के बाद से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना की गई। भारत सरकार ने ठाणे शहर को पायलट सौर शहर घोषित कर दिया है। बचत लैंप योजना भारत में ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए BEE द्वारा विकसित एक योजना है। 11वीं योजना के दौरान CFL वितरण द्वारा 415 मेगावाट की एक परिवर्तन जनित उत्पादन क्षमता हासिल की गई है, जिसे तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापित किया गया है। BLY की निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लिए CER जारी करने के लिए शुरू हुई है। भारत में विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र का निवेश। दिल्ली विद्युत बोर्ड के निजीकरण के बाद रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व वाली BSES ने दिल्ली के 2/3 भाग में बिजली वितरण, जिसे डिस्कॉम के रूप में जाना जाता है, का प्रबंधन शुरू किया। भारत में स्वास्थ्य संबंधी आधारिक संरचना। भारत में स्वास्थ्य ढांचे की वर्तमान स्थिति। विद्वानों का आकलन है कि संक्रमणीय और गैर संक्रमणीय रोगों की उपस्थिति के साथ शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और पोषण स्तरों से लोगों के स्वास्थ्य का आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का विकास देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वस्थ जनशक्ति सुनिश्चित करता है, जिसे पूरी तरह से सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना की उपस्थिति को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति तक निवारक और उपचारात्मक दोनों प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हो। 1951 से 2000 के दौरान अस्पतालों और दवाखानों की संख्या 9,300 से बढ़कर 43,300 हो गई और अस्पताल के बिस्तर 1.2 से 7.2 मिलियन हो गए। 1951 से 1999 के बीच नर्सिंग कर्मियों में 0.18 से 8.7 लाख और
एलोपैथिक डॉक्टरों में 0.62 से 5.0 लाख की बढ़त हुई। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विस्तार के परिणाम स्वरूप चेचक, गिनी कृमि और पोलियो और कुष्ठ रोग का लगभग उन्मूलन हुआ है। भारत में स्वास्थ्य प्रणाली। लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर, मध्यवर्ती स्तर और प्राथमिक स्तर के 3 स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय अस्पताल, चिकित्सा कॉलेज अस्पताल और विशेष अस्पताल मुख्य रूप से केंद्रीय स्तर का गठन करते हैं। दूसरे स्तर पर उपमंडलीय और जिला अस्पताल मौजूद हैं। तीसरा या प्राथमिक स्तर बहुत अधिक ग्रामीण इलाकों से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की डिलीवरी प्राथमिक स्तर का गठन करती है। सहायक नर्सिंग मिडवाइफ ANM ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली पहली व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य संबंधी आधारिक संरचना निर्माण में निजी। भारत में स्वास्थ्य संबंधी आधारिक संरचना के संकेतक। बीमारियों के वैश्विक बोझ की दर। वैश्विक रोग बोझ अध्ययन 2010 GBD 2010 वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य मैट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान IHME के नेतृत्व में 50 देशों में लगभग 500 शोधकर्ताओं की एक सहयोगात्मक परियोजना है। विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष DAL-WISE आबादी के भीतर समय पूर्व मृत्यु दर YLL और विकलांगता YLD दोनों को मापते हैं। भारत में 2010 में विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष DAL-WISE के शीर्ष 3 कारण जन्म पूर्व जटिलताएं, दस्त की बीमारियां और निचले श्वसन संस्थाजन के संक्रमण थे। विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष DAL-WISE के 10 प्रमुख कारणों में 2010 में दिखाई देने वाले 2 कारणों में सड़क दुर्घटनाएं और स्वयं को क्षति पहुंचाना है, जो 1990 में नहीं थे। शहरी ग्रामीण और गरीब समृद्ध विभाजन। भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2000 रिपोर्ट द्वारा 190 देशों में से 112वां स्थान दिया गया था। हालांकि बाजार में प्रवेश करने का अवसर बहुत परिपक्व है, फिर भी भारत स्वास्थ्य देखभाल वस्तुओं और सेवाओं पर अमेरिका द्वारा 18% की तुलना में अपने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.2% ही खर्च करता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में व्यापक अंतर है, जो समस्या को और खराब करता है। 70% आबादी अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहती है और अस्पतालों और क्लिनिकों तक उसकी पहुंच नहीं है या सीमित पहुंच है। नतीजतन ग्रामीण आबादी ज्यादातर ग्रामीण स्वास्थ्य क्लिनिकों में वैकल्पिक चिकित्सा और सरकारी कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारी वर्ग की कमी। भारत में हर 10,189 लोगों के लिए एक सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर है। हर 2046 लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल बिस्तर और हर 90,343 लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल है। 1.3 अरब लोगों की आबादी का इलाज करने। भारत में महिला स्वास्थ्य। भारत में महिला भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाएं। भारत में महिला भ्रूण हत्या की आवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है। प्राकृतिक अनुपात 103 और 107 के बीच माना जाता है और इसके ऊपर किसी भी संख्या को महिला भ्रूण हत्या का संकेत देने वाला माना जाता है। 10 वार्षिक भारतीय जनगणना के अनुसार
भारत में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात 1961 में 100 महिलाओं पर 102.4 पुरुषों से बढ़कर 1990 में 104.2 हो गया। 2001 में 107.5 हो गया, जो 2011 में 108.9 हो गया। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों में 2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात 113, गुजरात में 112 और उत्तर प्रदेश में 111 पर पाया गया। भारत में महिलाओं में शिक्षा की कमी के कारण जल्दी विवाह। जनगणना के आंकड़ों का कहना है कि 2011 में भारत में 10 से 19 साल की लगभग 10 मिलियन से अधिक किशोर लड़कियों का विवाह हुआ था, जिनकी संख्या दक्षिण सूडान की आबादी के बराबर है। लेकिन अशिक्षितों की तुलना में ऐसी साक्षर महिलाओं की संख्या कम थी जिनका विवाह किशोरावस्था में हो गया था या जिनके किशोरावस्था में संतान हो गई थी। 2011 से किशोर वधुओं और माओं की संख्या में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। 2015-2016 में 15 से 16 वर्ष की उम्र के बीच अनुमानित रूप से 4.5 मिलियन लड़कियां गर्भवती थीं या पहले ही मां बन चुकी थीं। भारत में कुशल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति। अर्नस्ट एंड यंग के 2015 के अध्ययन के अनुसार भारत में हर 1600 कैंसर रोगियों के लिए एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 70% से 80% कैंसर रोगियों का निदान तीसरे और चौथे चरण में किया जाता है। मरीजों को मल्टी मॉडल उपचार के लिए न्याय संगत पहुंच नहीं मिलती है, क्योंकि 40 से 60% सुविधाएं और चिकित्सक 7 या 8 मेट्रोपॉलिटन शहरों में केंद्रित हैं, जबकि 15% से कम सरकार द्वारा संचालित हैं। 2017-18 का बजट सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आधारिक संरचना भौतिक सुविधाओं और सार्वजनिक कल्याण सेवाओं का एक नेटवर्क है, जिसके साथ सामाजिक आधारभूत संरचना की अवधारणा भी कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। आधारभूत विकास के लिए भारी धन जमा करने हेतु सार्वजनिक और निजी भागीदारी की आवश्यकता है। तेजी से आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में उपभोक्ता मांग और बिजली की आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर है। ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का बहुत अच्छे सहायक हो सकते हैं। बिजली क्षेत्र को उत्पादन, संचरण और वितरण स्तरों पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि देश प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य रखता है, तो बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में इसे 12% प्रति वर्ष बढ़ने की जरूरत है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उपयोग करने में गरीब और समृद्ध लोगों के बीच एक व्यापक अंतर है। महिला भ्रूण हत्या और मृत्यु दर के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट के साथ देश भर में महिला स्वास्थ्य बड़ी चिंता का विषय बन गया है।